friends, welcome to session 3 of our chapter concept of cost and revenue. लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, कितने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझा। आज वाले सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट इन डिटेल। सो लेट्स कंटिन्यू। वेरिएबल कॉस्ट, variable costs on the other hand are those costs which vary with changes in the volume of output। यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट के साथ साथ जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे उसका कॉस्ट बदलेगा। ठीक है, इफ आउटपुट इज जीरो देन वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो जीरो। These are the costs which are incurred on the employment of variable factor। यानी ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें तब करने पड़ते हैं जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं। एंड आई होप अपने को अच्छा से क्लियर है व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें कि वेरिएबल फैक्टर्स सर कौन कौन से होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे खर्चे क्या है, वेरिएबल है। हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमें रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, लेबर भी है उतना ज्यादा लगेगा, पावर एंड फ्यूल का खर्चा भी उतना ज्यादा होगा। जैसे एक सिंपल अपने घर का एग्जांपल ले लो, अपने घर में जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा सब्जी लगेगा। खाना खाना है तो सब्जी इज अ रॉ मटेरियल, रोटी खाना है तो आटा इज अ रॉ मटेरियल। तो जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ज्यादा आटा लगेगा घर में, उतना ज्यादा चावल लगेगा, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। फिर जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतने ज्यादा मान लो रसोई में काम करने के लिए हमें लोग लगेंगे, चाहे वो अपने घर के लोग हो या फिर हम किसी को बाहर से एम्प्लॉय करें, किसी कुक को हायर करें, जो भी हो, पर हमें लेबर ज्यादा लगेंगे। ठीक है, पावर, जितने ज्यादा मेंबर, खाना जितना ज्यादा बनेगा, गैस उतना ज्यादा सिलेंडर लगेगा, है ना। अगर मान लो 3 जन का फैमिली है तो 1 महीना अगर वो सिलेंडर चलता है, अगर मान लो 3 जन का फैमिली बढ़ के 30 जन का फैमिली हो जाए तो क्या होगा, 10 दिन में गैस खत्म हो जाएगा। तो पावर एंड फ्यूल उतना ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, फिर बिजनेसमैन लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा लगेगा। The quantity of these factors can be varied in short term। और ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में हम बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल लिया कि 30 जन का फैमिली है। अब मान लो 30 जन के फैमिली में 10 जन किसी के शादी में बाहर चले गए, किसका शादी है, 10 जन फैमिली के कहीं बाहर चले गए 20 दिन के लिए या महीना भर के लिए। ठीक है, तो अभी महीना भर कितना जन का फैमिली हो गया, 20 जन का फैमिली हो गया। तो 20 जन का फैमिली हो गया तो अकॉर्डिंगली हम लोग को आटा चावल कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, फ्यूल एंड पावर कम लगेगा। तो वही बात हो रहा है कि जितने ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग को करना पड़ेगा उतना खर्चा बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का ये वेरिएबल फैक्टर्स के पीछे खर्चा भी कम हो जाएगा। Therefore, variable cost changes with the change in output and shortput। और इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आउटपुट के साथ साथ चेंज होता है। प्रोफेसर मार्शल कॉल्ड दिस कॉस्ट एज प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट। और प्रोफेसर मार्शल ने इन वेरिएबल कॉस्ट को बेसिकली 3 मेन चीज होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड हम लोग का फ्यूल एंड पावर कॉस्ट। ये 3 मेन चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं कि कोई कंपनी अच्छा कर रही है खराब कर रही है, तो ये 3 खर्चे को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि रॉ मटेरियल इज हाउ मच परसेंट ऑफ माय रिवेन्यू, लेबर कितना खर्चा लगता है, फ्यूल का खर्चा कितना लगता है। तो दिस कंप्राइजेस ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये हमारे प्राइम कॉस्ट होते हैं, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन देम। तो इन 3 चीज पे मेनली वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज्यादातर डिपेंड करता है। Examples of variable costs are given below: wages of temporary staff, payments for raw material, payments for fuel and power, interest on short-term loans, excise duties, wear and tear of machines। तो ये सारे मेरे वेरिएबल कॉस्ट में आ जाते हैं। और इन पांचों छयों में भी जो मैंने 3 बताए, रॉ मटेरियल,
लेबर, फ्यूल एंड पावर, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो डायरेक्टली चेंज होता है जैसे जैसे मेरा आउटपुट का लेवल चेंज हो। इफ अ फर्म क्लोजेस यूनिट्स its business in short run, variable cost will fall to zero and it will not use variable factor. यानी अगर मान लो किसी वजह से फर्म 10 दिन 20 दिन के लिए बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो उसका वेरिएबल फैक्टर कुछ भी नहीं लगेगा और वेरिएबल कॉस्ट उसका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे सर लेबर को तो सैलरी देना ही पड़ेगा, इसलिए बोल रहा है वेजेस ऑफ टेम्पोररी स्टाफ इज अ वेरिएबल कॉस्ट। जो मेरे परमानेंट स्टाफ है जिनको मैं जब मन चाहे हटा नहीं सकता हूँ, वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। बट जो मेरे टेम्पोररी स्टाफ है जिसको मैंने जरूरत पड़ा तो काम पे बुलाया, नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं बुलाया, उनको पेमेंट भी नहीं करना, तो ऐसे जो टेम्पोररी स्टाफ है उन लोगों को हम बोलते हैं दे आर पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दैट इज दे इंक्रीज व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। If a firm closes its business in the short run, variable cost will fall to zero. It will not use any variable factor. An important point indeed to be emphasized here is that the rate of increase in total variable cost is determined by the behavior of laws of return. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है प्रोडक्शन वाले चैप्टर का और कॉस्ट वाले चैप्टर का, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड, तो उसी को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। देखो क्या बोल रहा है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट नीडेड टू बी emphasized here is the rate of increase in the total variable cost is determined by the behavior of laws of return. लॉज ऑफ रिटर्न में क्या सीखे थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या सीखे थे कि इनिशियली क्या होता है, माय प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, then increases at diminishing rate, reach maximum and then starts falling. तो ये जो पॉइंट है जहां पर माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये वाला रेंज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत कम होने लगता है। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है यानी मेरा खर्चा कम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, यानी यहाँ पर भी मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है। यहाँ जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो यहाँ पर मेरा जो खर्चा है दैट इज द मिनिमम दैट आई कैन डू, उसके बाद जब प्रोडक्शन गिरने लग रहा है यानी मेरा खर्चा बढ़ने लग रहा है। तो एकदम उल्टा है, रिवर्स है, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहां पर खर्चा घट रहा है, जहां प्रोडक्शन गिर रहा है वहां मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि ये लोग दोनों आपस में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। As stated in our earlier discussion, there are three laws of production, like laws of increasing returns, law of constant returns, and law of diminishing returns. So, in the beginning, every additional unit of variable factor, in the beginning, every additional unit of variable factor brings more than proportionate increase in output. यानी जितना ज्यादा आउटपुट निकलना चाहिए उससे ज्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है। After the point, that is the point of optimal capacity के बाद, the variable factor yields a constant return. यानी इनिशियली क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है जहां पर ग्राफ कन्वेक्स होता है, उसके बाद जब कहीं ना कहीं कांस्टेंट रिटर्न्स आने लगता है, ग्राफ कनकेव हो जाता है, फिर मैक्सिमम पे पहुंच के गिरने लगता है, ऐसा कुछ होता है हम लोग का ग्राफ। तो वही बोल रहा है, yields constant returns, ultimately every additional unit of variable factor results in less than proportionate increase in output. तो जितना आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आउटपुट हमें मिलेगा। Corresponding to these three laws of production, there are three stages of variable cost. तो ये three stages of production यानी increasing returns, constant returns and diminishing returns, ये तीन returns of production के accordingly there are three stages of variable cost also. Initially, total variable cost increases at diminishing rate. तो total variable cost बढ़ता है but diminishing rate. देखो production क्या हो रहा है, increases at increasing rate. Variable cost क्या हो रहा है, increases at diminishing rate.
correspondingly connection बता. Then at constant rate in the intermediate period, that is the period in which the law of constant returns is in operation, and finally these increase at an increasing rate. All this could be seen from the diagram given below. मतलब यहाँ पर बता रहा है, देखो मैं इसको कॉपी में समझाता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा. तो अगर हम कंपेयर करने जाएं तो ये है, मान लो हम लोग का प्रोडक्शन और ये हम लोग का कॉस्ट. तो प्रोडक्शन में क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है टू वेरिएबल प्रपोर्शन. तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. फिर यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न्स हो जाता है. तो यहाँ पर भी कॉस्ट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. और फिर यहाँ पर जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाता है तो यहाँ क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. यानी एकदम उल्टा. यहाँ पर जब हो रहा है मेरा प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, तो कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. उसके बाद जब प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, माय कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. तो ये जो कनेक्शन है दो चैप्टर के बीच में, प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच में, ये कनेक्शन हम लोग को अच्छा से क्लियर होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर ये डायग्राम से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल भी बना के दिया है, डायग्राम भी दिया हुआ है. लेट्स सी क्या दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट्स. तो 0 यूनिट पे तो 0 होता है, हम लोग को पता है. 1 पे 20 है, 2 पे 36 है, 3 पे 47 है, 4 पे 56 है, 5 पे ऐसा करके दे दिया. अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है. पहले 20 बढ़ा, फिर सिर्फ 16 बढ़ा, फिर सिर्फ 11 बढ़ा, ठीक है. उसके बाद फिर सिर्फ 9 बढ़ा, ठीक है. यहाँ पर भी 9 बढ़ा, सॉरी यहाँ पर 11 बढ़ा, यहाँ तक 9 बढ़ा, फिर यहाँ पर 11 बढ़ा, यहाँ 15 बढ़ गया, फिर यहाँ 25 बढ़ गया, और यहाँ पर फिर 31 बढ़ गया. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले 20 बढ़ा, फिर 16, फिर 11, फिर 9. तो यहाँ तक मेरा क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है पर रेट क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है. पहले 20, फिर 16, फिर 11, फिर 9. तो पहले इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. उसके बाद इंक्रीजेस क्या हो रहा है, 11, फिर 15, फिर 25, फिर 31. तो इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. तो शुरू में वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट. टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा बट स्पीड जो होगा वो कम होगा, यानी स्लोली बढ़ रहा है. फिर एक पॉइंट के बाद जब मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है, उसके बाद वो स्टार्ट होता है इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. अब इसको ग्राफ में समझो. तो देखो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. तो ये पहले कनकेव हो रहा है, जबकि हम लोग का प्रोडक्शन वाला क्या होता था, पहले कन्वेक्स होता था, उसके बाद कनकेव होता था. ये पहले कनकेव हो रहा है और उसके बाद ये कन्वेक्स हो रहा है. यानी इस पॉइंट के बाद इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. तो ये इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट है, ये इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. क्लियर, समझ में आ गया. तो टेबल में यही समझा रहा है. मैं टेबल को बहुत ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ, टेबल में मैंने जो समझाना था समझा दिया, ठीक है. तो यहाँ पर वही बता रहा है कि पहले 0 यूनिट था, फिर 1 यूनिट हुआ, तो ऐसे करते करते इस पॉइंट तक यानी 5th यूनिट तक क्या देख रहे हैं हम लोग, इट इज इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट. पर 5th के बाद क्या देख रहे हैं, कर्व एकदम चेंज हो जा रहा है, एंड नाउ माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम लोग समझते हैं कि फाइनल टेबल कैसे बनता है, टोटल वेरिएबल और फिक्स्ड को ऐड करके किस तरह से बनता है. तो यहाँ देखो टेबल 8.3, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो टोटल कॉस्ट होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो
फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो 1 से लेके 8 यूनिट जितना भी हम बनाए इट इज ऑलवेज 100, तो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज 100। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का चेंज होते जा रहा है, जो हम लोग टेबल लिए थे अभी, ठीक है, 0, 20, 36, 47, 56, तो पहले इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, और अल्टीमेटली मेरा टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 20 120, फिर 136, 147 एंड सो ऑन, इस तरह से मेरा टोटल कॉस्ट आते जाए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टेबल हम लोग बनाए टोटल कॉस्ट का, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो इसका ग्राफ देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ इज सेम, है ना, मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, कितना भी यूनिट 0 से लेके 8 यूनिट कितना भी बनाओ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 100, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दिख रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन। पर मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, हम लोग क्या देखें, पहले इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद शेप चेंज होके इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट हो जाता है। तो जिस तरह से मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनता है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनता है, खाली डिफरेंस कितना का होता है, ये जो गैप है दोनों के बीच में, दे रन ऑलमोस्ट पैरेलली, ये गैप कितना का होता है, 100 का। सर 100 का क्यों, क्योंकि यहाँ अपने एग्जांपल में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 100, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में हमेशा 100 का गैप चलेगा, यहाँ भी 100 का गैप है, यहाँ भी 100 का गैप है, यहाँ भी 100 का गैप है, सब जगह देखो 100 का गैपिंग चलेगा, और बाद बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का आपस में एकदम सेम होता है, खाली गैपिंग जो है वो सब जगह 100 का होता है, तो वही 100 का गैपिंग यहाँ पर है। सर हमेशा 100 का होता है, आई एम नॉट टेलिंग कि हमेशा 100 का होता है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 दिया हुआ है, यहाँ पर हमेशा 100 का गैपिंग है। सर ये 200 होता तो यहाँ पर 200 का गैपिंग होता, ठीक है, जो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होगा दैट इज एक्चुअली द गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो उतना का ही गैप लेके हम लोग को टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैसा होता है, उल्टा एस के जैसे होता है, समथिंग लाइक दिस, एंड टोटल कॉस्ट फाइनली भी वो भी ऐसा ही होता है, तो दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं, ये जो गैप होता है, दिस गैप इज बेसिकली द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितना होगा उतना का गैप मेंटेन करके ये लोग चलते हैं, ठीक है। अब ये उल्टा एस क्यों होता है ये मैंने समझाया, इनिशियली इट इज कनकेव, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, तो ये पहले कनकेव होता है, और उसके बाद जब ये कन्वेक्स होता है तो इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यानी माय टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट को कंबाइन करके ग्राफ बनाएंगे तो मेरा ग्राफ इस तरह से दिखेगा। अब खाली हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। Fixed costs are those costs which do not vary with the level of output. Variable cost refers to those costs which vary directly with the level of output. तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से डायरेक्टली कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, आउटपुट थोड़ा सा बढ़े या घटे, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट एक पर्टिकुलर रेंज तक उतना ही रहेगा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जितना मेरा आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना मेरा आउटपुट घटेगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। Now, factors of production. Fixed costs are those costs, or fixed costs are the costs incurred on fixed factors of productions like land, building, machines, etc. Fixed factors are purchased before the start of production. यानी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स खरीद लेना है, तभी हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे, वरना नहीं। Variable costs are incurred on the employment of variable factors like labor, raw material, transportation, etc. तो ये सारे फैक्टर्स पे जब हम लोग खर्चा करते हैं तो इनको हम वेरिएबल खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। शेप, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज वर्टिकली इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है एकदम ऐसे करके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये वाले पॉइंट से देखो, ओरिजिन से, एंड मूव्स अपवर्ड टू द राइट, और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है एक उल्टा एस के पैटर्न पर जाता, अल्टीमेटली ऊपर है, नीचे नहीं जाता।
Relation of output with input. Fixed cost remains fixed at all levels of output. These costs have to be incurred even when output is zero. Variable costs go on rising at higher level of outputs. Initially, they rise at diminishing rate and then at constant rate, and finally increases with the increase at increasing rate. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है, पहले इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, फिर थोड़ा पल के लिए कांस्टेंट रेट और उसके बाद इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग टाइम पीरियड. फिक्स्ड कॉस्ट आर or yeah, fixed cost relate to short period only. The firm will not stop production if this cost remains uncovered. Variable cost relate to both the periods, such as short run and long run. The firm will stop production if the costs are not covered. यानी अगर वेरिएबल कॉस्ट हम अपना नहीं निकाल पा रहे हैं सामान बेच के, तो हम दुकान अपना बंद कर देंगे, अपना फैक्ट्री बंद कर देंगे, अपना फर्म बंद कर देंगे. कुछ पल के लिए मान लो अगर इंडस्ट्री थोड़ा डाउन है, डाउन टर्न में चल रहा है, स्लो डाउन है इकोनॉमी में, वहां पर अगर किसी वजह से हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं. एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होकर कुछ एक्स्ट्रा अगर मेरा बच जा रहा है ना, तो हम अपने फर्म को बंद नहीं करेंगे, हम चला के रखेंगे. ऑल्टरनेटिव नेम, फिक्स्ड कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं. एग्जांपल्स के तौर पे रेंट हो गया, वेजेस ऑफ द परमानेंट स्टाफ हो गया, लाइसेंस फी हो गया, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, ये सब मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट. रॉ मटेरियल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, वेजेस ऑफ टेम्पररी स्टाफ, ठीक है, ये सब जो हो गए मेरे, ये मेरे वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ तक कल एकदम क्लियर हो गया व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और उनके मदद से फाइनली टोटल कॉस्ट तक हम कैसे पहुंचते हैं. ठीक है, फिर बोला इट मे बी नोटेड दैट वेदर अ पर्टिकुलर कॉस्ट आइटम इज अ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, वी हैव टू एनालाइज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर. तो हम लोग को नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा. For example, if a worker are temporarily employed, then the wage of such type of worker falls under the category of variable cost. The services of casual workers can be terminated at any time. जो casual worker है उनको तो जब मन चाहे बोले भाई कल से आपको नहीं आना या 10 दिन तक आप मत आओ, फिर बाद में, तो इनको हम कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, तो ये मेरे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, द परमानेंट स्टाफ कैन नॉट बी टर्मिनेटेड एट विल. परमानेंट स्टाफ को हम जब मन चाहे नहीं निकाल सकते. The entrepreneur or producer has to go on paying their wages and salary even if the level of output declines. यानी आउटपुट बढ़े या घटे, जो मेरे परमानेंट स्टाफ है उनको मुझे पूरा सैलरी देना ही पड़ेगा. Therefore, the wages paid to the permanent staff are treated as fixed. तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या वेरिएबल कॉस्ट है, ये सिर्फ एग्जांपल से नहीं जा सकते. हम लोग को समझना होगा कि जो ओनर है या एंटरप्रेन्योर है और जो वर्कर है, उसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है. अगर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट वाला है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है. अगर कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट है या कैजुअल वर्कर है तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट है, जब मन चाहे उसे काम से हटा सकते. ठीक है, तो ये चीज पूरा क्लियर हो गया फिक्स्ड वेरिएबल. तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तब हम लोग समझेंगे कि डिस्टिंक्शन ऑफ कॉस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फिर शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट क्या होता है. अभी हमने टोटल कॉस्ट पे पूरा डिस्कशन किया, नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होता है. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में.